कभी सोचा है कि एक कंपनी में इतने सारे काम सुचारू रूप से कैसे चलते हैं? इसके पीछे का राज है फेलर के 14 सिद्धांत जो प्रबंध की रीढ़ माने जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं उस महान विचारक के बारे में जिसने प्रबंध के सिद्धांत को समझाया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और आज हम चर्चा करेंगे हेनरी फ्यूल के बारे में एवं उनके जीवन परिचय तथा 14 प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हेनरी फ्यूल हैं जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांतों प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में विवेचना की है। तो चलिए हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं कि ये थे कौन। तो हेनरी फ्यूल की अगर हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इनका जो जीवन काल रहा है 1841 से 1925 तक इनका जीवन काल था। अब ये पेशा क्या था, इनका प्रोफेशन क्या था? तो खनन इंजीनियरिंग एवं प्रबंध विषय का सिद्धांतकार फ्रांस के नागरिक थे जिन्होंने क्या है खनन इंजीनियरिंग की थी, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की थी और प्रबंध विषय मतलब प्रबंध मैनेजमेंट विषय का भी जानकार थे। फिर शिक्षा 1880 में सेंट एंटाइन की माइनिंग अकादमी में स्नातक, इन्होंने ग्रेजुएशन किया था माइनिंग इंजीनियरिंग की थी इन्होंने। तो 1880 में इस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। फिर हम 4 देखते हैं, पद कंपनी डी कैम्प्ट्री 4 क्यूडी केजी विले खनन की कंपनी की स्थापना की तथा 1878 में इसके प्रबंध निदेशक बने और 1918 तक इस पद पर रहे। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं 4 क्यूजी केजी विले खनन की कंपनी के नाम से, और जो उसके स्थापक मतलब स्टैब्लिशमेंट उन्होंने 1888 में की थी और वो मैनेजर डायरेक्टर बने और 1918 तक इस पद पर रहे मैनेजर के तौर पे, मैनेजर डायरेक्टर के तौर पे, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्य किया। अब 5th देखते हैं हम, लेखन एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री के एड जनरेटी जो 1949 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के शीर्षक से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। इसे क्लासिकल प्रबंध विषय का आधारभूत कार्य माना गया। अब इन्होंने कुछ लेखन वगैरह प्रकाशित किया था जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री के जनरल में प्रकाशित हुआ था, जनरल एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग मैनेजमेंट के शीर्षक कुछ टॉपिक इन्होंने इस बारे में लेखन किया था जो इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था और इसे हम क्लासिकल प्रबंध का आधारभूत, ठीक है, जो क्लासिकल मैनेजमेंट है उसका आधारभूत मानते हैं, उसका बेस मानते हैं। फिर 6th योगदान, तो मुख्यतः 14 प्रबंध के सिद्धांत जिन्हें प्रशासकीय प्रकृति का माना जाता है, ठीक है, ये मैनेजरल नेचर का है, जिन्होंने हमें 14 सिद्धांत दिए था, मैनेजरल सिद्धांत दिए थे जिनके उच्च प्रबंध एवं दूसरे प्रबंधकों के आचरण का उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर दृष्टि से देखना, ठीक है। एक श्रोपन श्रृंखला बनाई थी इन्होंने जिसमें उच्चतर से निम्नतर तक के अधीनस्थ थे। उच्च में सबसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मध्य में मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके नीचे जो श्रमिक वगैरह पर्यवेक्षक वगैरह कार्य कर रहे थे। तो एक श्रोपन श्रृंखला इसमें स्थापित की गई थी और जो ऊंचे से नीचे तक की पदस्थ जो कर्मचारी उनके बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ जीवन परिचय के रूप में था। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इनके 14 प्रिंसिपल, क्यों ये हेनरी फ्यूल इतने पॉपुलर है अपने 14 मैनेजमेंट जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पहले हमने कार्यों का विभाजन किया, फिर कुछ उसमें अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ कार्य विभाजित किए, उसके बाद उसमें जिम्मेदारियां सौंपी। डिसिप्लिन, उसको सुचारू रूप से लागू रखने के लिए कुछ डिसिप्लिन था। यूनिटी ऑफ कमांड, कुछ कमांड दिए। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण किया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दिया। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये इनकी 7वीं प्रिंसिपल के रूप में। स्कॉलर चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम श्रोपन श्रृंखला के रूप में देखते हैं। रेम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ आप कार्य कर रहे हैं तो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सैलरी, वेज वगैरह। ऑर्डर मतलब आदेश कैसे जाएंगे। इनिशिएटिव, फिर स्टेबिलिटी मतलब पंक्चुअलिटी चलता रहे, स्टेबल बना रहे लॉन्ग टर्म तक। इक्वालिटी की सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और एस्पिरेट दी क्रॉप्स, ये 14 सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसके, हेनरी फ्यूल के द्वारा ये 14 सिद्धांत बनाए गए थे। चलिए देखते हैं हम आगे। तो इसके क्या क्या है, उनके प्रबंध के 14 सिद्धांत नीचे गए। सबसे पहले कार्य का विभाजन जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, पहला सिद्धांत है।
कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट के, क्या है, हमने कार्य को एक छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित कर दिया है। व्यक्तियों को उनकी योग्यता, अब कोई मार्केटिंग में स्किल्ड है, कोई फाइनेंस में, वित्त में स्किल्ड है, तो उस अनुसार हमने कार्य, उनकी योग्यता देखिए कार्य बांट रहे हैं, क्षमता एवं अनुभव के आधार पर सौंप दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या कैपेसिटी क्या है कार्य करने की, किसमें उसका स्पेशलाइजेशन है, कितना वो अनुभव प्राप्त करके आए हैं। बार बार एक ही कार्य को करने से कर्मचारी उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। अब हम किसी को स्पेशलिस्ट कैसे करते हैं कि उसमें उसी कार्य में वो बार बार क्या है, कुछ ना कुछ अनुभव लेके आ रहा, बार बार करके वो कार्य अनुभव प्राप्त करता बन जाता है, तो उसमें उसको विशिष्टीकरण हो जाता है, मतलब वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप उसकी कार्य क्षमता एवं कुशलता बढ़ जाती है। तो इससे क्या, उसकी वर्क कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी है दोनों इंक्रीज हो रही है। तो हमने उसी विशिष्टता के तौर पे उसको कार्य सौंप दिया, छोटे छोटे कार्यों को विभाजित करके, जिसका जो स्पेशलाइजेशन था। तो यह पहला सिद्धांत था। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अधिकार का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, आप डिसीजन मेकिंग जब भी कर रहे हैं तो उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, राइट्स के तौर पे देख रहे हैं। और उत्तरदायित्व का अर्थ है समय पर सौंपे गए कार्य को पूरा करना, ठीक है। आपको एक अधिकार प्राप्त किया है कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद उत्तरदायित्व उस कार्य के प्रति कि आप कार्य को कैसा पूरा कर रहे हैं। तो अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो बिना अधिकार के उत्तरदायित्व एक कार्यकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन में कम दिलचस्पी देता है। अगर जहां पे आपका अधिकार नहीं होगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेंगे, जब आपको कुछ हक नहीं दिए गए हैं तो आपका उस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं बनेगा, इसलिए ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो जिसको भी अगर हमने राइट्स नहीं दिए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसकी दिलचस्पी उस कार्य से खत्म हो जाएगी। इसी तरह उत्तरदायित्व सौंपे बिना अधिकार देना उसे अहंकारी बनाता है और सत्ता के दुरुपयोग का डर रहता है, ठीक है। तो और सेम अगर हम देख रहे हैं कि राइट्स दी हमने लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी किसी भी व्यक्ति को, तो उसको वो अहंकारी बना देगा कि मेरा हक ही हक है लेकिन मेरे फर्ज कुछ नहीं बन रहे। तो इस तरीके से इसका ये जो है एबॉलिशन करता है। तो जहां आप राइट्स दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दीजिए, दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये दूसरा सिद्धांत इसकी चर्चा करता है। तीसरा है अनुशासन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। तो अनुशासन से अभिप्राय संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम एवं नौकरी की शर्तों के पालन करने से, ठीक है। कुछ आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आप ये कार्य करेंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और ये रूल्स नियम फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो नियम हो गए इसमें आवश्यक, मतलब इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको पालन करना है। अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षक हो। पर्यवेक्षक क्या है, निम्न स्तर का वो व्यक्ति है जो कार्यों में निगरानी वगैरह रखता है, ठीक है। उचित एवं स्पष्ट नियम, हमेशा रूल्स रेगुलेशंस क्लियर होने चाहिए, सारे एम्प्लॉइज को जिन पे वो लागू किए जा रहे हैं क्लियर तौर पे उनको समझ में आने चाहिए, ठीक है। एवं दंड के उचित उपयोग की आवश्यक होती है। मतलब अगर डिसिप्लिन बना रहे हैं तो आप एक कोड ऑफ कंडक्ट डिग्निटी बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप भंग करेंगे तो उसके कुछ आपको दंड स्वरूप दंड भी मिलेगा, परिणाम स्वरूप दंड मिलेगा, सजा भी मिल सकती है वो रूल्स रेगुलेशंस ना फॉलो करने की। तो ये हमारा तीसरा नियम था, तीसरा सिद्धांत था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है आदेश की एकता, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। तो आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेना चाहिए, ठीक है। वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। ये हमें आदेश की एकता बताता है, क्योंकि एक बॉस अगर एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए उत्तरदायित्व सौंप रहा है तो वो उसी के प्रति जिम्मेदारी रखेगा। अगर हमें कमांड या ऑर्डर बहुत सारे एम्प्लॉय से मिलेंगे, बहुत सारे बॉस से मिलेंगे, तो एम्प्लॉय क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को फॉलो करें। तो ये आदेश की एकता मतलब जिससे हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ जिस बॉस से, उसी के प्रति हम उत्तरदायित्व रहेंगे एवं उसी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, जिससे कि अनुशासन और स्थायित्व बना रहे। इससे आदेश की एकता बनी रहती है कि जिसने ऑर्डर दिया, जिस बॉस ने, उसके प्रति हम हाँ या ना वो कार्य के लिए जवाबदारी रखते हैं, जिम्मेदार हैं। और अगर एक से ज्यादा ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जैसे सेंट्रलाइज में होता है, तो वहां पे क्या है, स्थिरता नहीं बनी, स्टेबिलिटी कंटिन्यूएशन में नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जिसको हम आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फिर है निर्देश की एकता। अब यहाँ हमने आदेश की पढ़ी थी,
अब हम यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे यूनिट्स को लेकर कोऑर्डिनेशन बना के जो उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उस पर ध्यान फोकस करना चाहिए या फोकस रहना चाहिए, जो उसको प्राप्त करना है उद्देश्यों को। गतिविधियों के प्रत्येक समूह को के जिनके उद्देश्य समान है उनका एक ही अध्यक्ष, ठीक है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक टीम है उसको एक टास्क दिया गया तो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट उस टास्क को पूरा करना, तो उनका एक ही अध्यक्ष मतलब उनका एक ही हेड होगा और एक ही योजना होनी चाहिए। वन हेड वन प्लानिंग, ठीक है, वन हेड जिसमें क्या होनी चाहिए, वन प्लानिंग, जहां पे सामान्य रूप के कार्य हो रहे हैं उसमें वन हेड में सामान्य रूप से एक अध्यक्ष होना चाहिए और उसकी एक योजना होनी चाहिए जो सारी उसकी टीम पे लागू होगी। ये कार्यवाही की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करता है, ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसकी एकता को बनाए रखता है और ऐसे कार्य सुचारू रूप से हो सकता है। तो ये था हमारी निर्देश की एकता का सिद्धांत। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो अभी हमने पढ़े, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में अंतर क्या होगा। तो हम इसमें सबसे पहले आधार देख रहे हैं, फिर यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इसमें मीनिंग, क्या अर्थ है, किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए। वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, की जिसमें आदेश की एकता बनी रहे और उसी से प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, जिससे ऑर्डर हमको मिल रहा है उसी के प्रति हम हाँ या ना वो कार्य करेंगे या नहीं कर रहे हैं उसी के प्रति उत्तरदायित्व है। अब यहाँ पे डायरेक्शन में देखिए समान उद्देश्यों वाली बहुत सारी, जैसे कोई टीम फाइनेंस का वर्क कर रही है, ठीक है, पैसे का लेन देन फंडिंग कर रही है या हिसाब रख रही है, तो वो एक टीम के अंतर्गत आ रहे हैं, तो उसके लिए एक अध्यक्ष, तो मतलब उनका एक फाइनेंस हेड मैनेजर हो जाएगा जो कि एक योजना बनाएगा और वो सारी उस टीम पर लागू होगी। जैसे मार्केटिंग टीम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम होती है, तो उसमें मार्केटिंग क्या परचेज करके लाए, कितना जाएगा, क्या टारगेट है वो देखते हैं। तो उसी तरह सामान्य कार्य कोई भी व्यक्ति कर रहा है, 3-4 व्यक्ति कर रहे हैं, उसका एक अध्यक्ष होगा और उसी अनुसार वो योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लक्ष्य। तो ये दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है, ठीक है, दोहरी मतलब कंफ्यूजन को टालता है कि हम एक बॉस से एक ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं तो हमको उसके प्रति उत्तरदायित्व, तो हम कई सबके जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं लेंगे, हम एक से ले रहे हैं तो एक के प्रति ही उत्तरदायित्व रखेंगे। यह है, ये क्रियाओं के एक दूसरे पर अक्षदान ओवरलैपिंग को रोकता है, जो काम है बार बार उसकी अधिकता को रोकता है, ऊपर बार बार वो काम रिपीट ना हो उसको ये रोकता है। थर्ड है प्रभाव, जिसको हम इफेक्ट के तौर पे देख रहे हैं, तो एक कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, ये व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति एक बॉस से ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो ये व्यक्तिगत मामला है, जबकि यहाँ पे ये पूरे संगठन को प्रभावित करता है क्योंकि कई सारे लोग एक तरह का कार्य कर रहे हैं टीम के तौर पे, उनका एक अध्यक्ष है और एक योजना है, तो ये कई सारे लोगों को प्रभावित करेगा। तो ये इसमें अंतर था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, ठीक है, ये हमारा छठा सिद्धांत है, जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको पर्सनलाइज, मतलब हमारा कोई पर्सनल गोल होगा तो उससे ऊपर हमको संस्था के गोल्स रखने हैं, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए सभी परिस्थितियों में। समूह कंपनी के हित, ठीक है, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कंपनी किससे बनी है, लोगों से, तो लोगों को क्या पूर्ण करना है, कंपनी के उद्देश्यों को, किसी भी व्यक्ति के हितों को अधिक्रमण करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों एवं हित अधिकारियों के बड़े हित किसी भी एक व्यक्ति के हित की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कोई एक पर्सन है, उसका जो ऑब्जेक्ट पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा वो संस्था का ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा बड़ा है। अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर हम अपना ना हित देके, पर्सनल इंटरेस्ट ना देके, हमें कंपनी या संस्था के हितों के बारे में सोचना है और उसको पूर्ण करना है। यह सिद्धांत हमें उसके बारे में बताता है। सातवां है कर्मचारियों का प्रतिफल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। तो चलिए देखते हैं। कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर तक संगत हो सके, ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर सके। तो उस सैलरी के बाद इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, तो वही चीज बता रहे हैं कि इंसेंटिव या पर्सनल रेम्यूनरेशन, मजदूरी या जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं उस अनुसार मिलनी चाहिए कि उनका जीवन स्तर सुधर सके, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधर सके। लेकिन
साथ ही ये कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं के में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनी ओवर फंडिंग कर रही है, ओवर बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है कंपनी की, उसके अंतर्गत होना चाहिए। इससे अनुकूल वातावरण बनेगा एवं कर्मचारी तथा प्रबंधक के बीच संबंध भी सुमधुर होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इससे क्या है कि आप अच्छे इंसेंटिव समय समय पर बोनस दे रहे हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉयज और जो बॉस है या जो सबऑर्डिनेट सुपीरियर, उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, वो कार्य भी सुचारू रूप से चलेंगे। चलते हैं हम 8th पे, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या है, अगर हम देखें कि हमने दिल्ली को क्या सेंट्रलाइज मतलब सारे पावर्स पार्लियामेंट में दे रखे लॉज पास करने की, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम देखें तो उन्हीं को हमने स्टेट्स में सीएम बना बना के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि ये स्टेट का ये सीएम होगा, उसके हाथ में ये पावर है, लेकिन उनकी मेन जो मेन कहाँ से कंट्रोल कहाँ से, सेंट्रलाइजेशन में। तो उसी तरह एक संस्था को हम समझे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में। तो केंद्रीयकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। केंद्रीयकरण मतलब एक बॉस है, उच्च प्रबंधक है जो उच्च स्तर में बैठ रहे थे, सीईओ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, वो एक तरह का निर्णय ले रहे हैं जो सब पे लागू होंगे। जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक फैला होता है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण में हमने बहुत सारे डिविजन्स बना दिए, विभाग बना दिए और निर्णय लेने का अधिकार उन पे छोड़ दिया। जैसे कि अभी हमने स्टेट्स में पढ़ा, स्टेट्स में सीएम है, तो उस स्टेट को लेके कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, इमरजेंसी लागू करना है, तो वो सीएम कर सकते हैं। जबकि देश की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट पावर होता है, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइजेशन और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो इसके बीच उचित संतुलन होना चाहिए, समान कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता। कोई भी अगर हम संस्था की बात कर रहे हैं, वो आइदर सेंट्रलाइज्ड होगी या डिसेंट्रलाइज्ड होगी, पूरी तरह से दोनों नहीं हो सकती है। या तो उसमें केंद्रीकरण चल रहा होगा, शासन चल रहा होगा, या विकेंद्रीकरण का। तो ये सिद्धांत हमें उसके बारे में बताता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है शॉपन श्रृंखला, जिसको हम बोलते हैं स्केलर चेन, ये 9वें सिद्धांत के रूप में हमारा। तो उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को शॉपन श्रृंखला कहते हैं। उच्चतर स्तर मतलब सबसे ऊपर जो बैठा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ हमारे इसमें आ जाएंगे, फिर इसमें बीच में आ जाएंगे मध्य स्तर, और थर्ड आ जाएंगे हमारे निम्न स्तर, ठीक है। ये उच्च स्तर मतलब एक शॉपिंग श्रृंखला जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे अपर मैनेजमेंट हो जाएगा, अपर लेवल हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा मिडिल लेवल, जहाँ पे क्या है, मैनेज करने वाले लोग, मैनेजर्स वगैरह बैठे हैं, और ये हो जाएगा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो ये चेन बना रही है हमने, उच्च से लेके मध्य से लेके निम्न तक की, इसी चेन को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको हम शॉपन श्रृंखला बोलते हैं, स्केलर चेन। संगठन में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो, तथा उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होंगे। अब यहाँ पे ए जो होगा, अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर कहाँ से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर, ये बैक फॉलो होता है, ठीक है। तो ये उच्च स्तर पे जो बैठा, अपर लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हो सकता है व्यक्ति। तो यहाँ से ऑर्डर हमें करेंगे, कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये शॉपन श्रृंखला कंपलसरी रूप में लागू होती है। तो अनुसार अधीनस्थ होने चाहिए। इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन में आदेश की एकता, जो हमने अभी पढ़ा था कि एक जो एम्प्लॉय होगा, एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, आदेश की एकता बनी रहती है, ठीक है। तथा दोहरे आदेशों को भ्रम से छुटकारा मिलता है कि ए ने अगर ऑर्डर दिया है तो वो बी तक जाएगा, तो ए के अधीनस्थ कौन हो गया, बी हो गया, ये इसी से ऑर्डर रिसीव करेगा, उत्तरदायित्व भी इसका इसके प्रति बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो दोहरी कंफ्यूजन है वो हम हटा सकते हैं। इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक स्तर का कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो जिससे हमें ऑर्डर मिला उसके प्रति हमें उत्तरदायित्व है, लेकिन अगर हम इसका भंग कर रहे हैं इस रेखा को, तो जो उसके नीचे समतल कर्मचारी मतलब बी के नीचे अगर सी बैठा है, अगर ए ने सी को दिया है ऑर्डर, तो बी भी इसमें पट्टी के द्वारा मतलब संपर्क कर सकते कि वो कार्य क्यों नहीं हुआ, ठीक है। जैसे उच्च स्तर का निम्न स्तर से ना करके मध्य से कर सकता है, मध्य निम्न से कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, जिसको हम स्केलर चेन के रूप में जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्यवस्था। अब नेक्स्ट सिद्धांत है ऑर्डर।
सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। व्यवस्था मतलब क्या है कि हमने जैसे हम ऑर्डर दे रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, बॉस से एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो उसी तरह जिसकी स्पेशलाइजेशन योग्यता देकर उसको सही कार्य सौंपा जाना चाहिए और उसी अनुसार कार्य होना चाहिए। फिर है समता, इक्वालिटी का सिद्धांत। तो प्रबंधकों के श्रमिक के प्रति व्यवहार से यह सिद्धांत दया भाव एवं न्याय पर जोर देता है। ठीक है, कि हमें क्या है, जस्टिस की पॉलिसी को फॉलो करना है, तो दया भाव और जस्टिस के बारे में बताता है। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। एक संस्था में कई सारे कर्मचारी आते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी कास्ट अलग होती है, हो सकता है किसी को हिंदी ना आती हो, कोई साउथ से आया, तो इस बेस पर लिंग जाति भेद के रूप में हमें किसी भी जो मैनेजर है उसको अपने संस्था में भेदभाव नहीं करना है। तो सबको ऑर्गेनाइजेशन, संविधान सब नागरिकों को एक समान मानता, उसी तरह जो हमारा मैनेजर है उसको भी सारे एम्प्लॉइज को एक समान मानना चाहिए। इस बेस पे लिंग, भाषा, जाति के रूप में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, फिर 12वां है कर्मचारियों की उपयुक्तता, जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उच्च एवं कठोर प्रक्रिया की द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, हम जैसे क्या करते हैं स्टाफिंग में यही चीज करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो सही व्यक्ति के लिए सही कार्य का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे हम जब कर रहे हैं तो एक कठोर प्रोसेस होता है, भर्ती होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर एक व्यक्ति संस्था में दाखिल होता है। तो लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो एक मैक्सिमम फिक्स पीरियड ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति एक पोस्ट पर रहेगा। चयन हो गया मतलब हमने उसको चूज कर लिया है। भर्ती होती है, भर्ती के बाद इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज पास कर लिया, कई टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो संस्था में जब आ रहा है तो एक पद तक वो निश्चित दौर तक होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए कि एक व्यक्ति इस पद पर इतने समय तक रहेगा, देन उसको फर्दर हम प्रमोशन देंगे। उन्हें बार बार पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, बार बार आप किसी भी कारण से उनको फेरबदल कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, प्रमोशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तथा उन्हें कार्य की सुरक्षा का मतलब जो वो जॉब कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी की भावना उन्हें दिलाई जाना चाहिए ताकि उनका अधिकतम योगदान मिल सके, जिसमें वो अपना बेस्ट जो कैपेबिलिटी है वो दे सके, योगदान दे सके संस्था को। अब है 13 है पहल क्षमता, इनिशिएटिव। पहल क्षमता का अर्थ है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, कि हम मोटिवेट होके कोई कार्य कर रहे हैं तो उस दिशा में हम कोई भी अपना पहला स्टेप उठा रहे हैं। कर्मचारियों को सभी स्तरों पर संबंधित कार्य के बारे में पहल क्षमता की अनुमति होनी चाहिए, मतलब वो कार्य करने के लिए खुद से पहल करें। कोई भी रिस्की कार्य है जहाँ चुनौतीपूर्ण है तो वो खुद से पहल क्षमता रखें कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं, ये चुनौतियों से हम निपट सकते हैं। इससे वे प्रेरित एवं संतुष्ट होते हैं, तो मोटिवेट और सेटिस्फाइड रहता है कोई भी। तो पहल क्षमता हमेशा होनी चाहिए, नहीं है तो मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज को देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सहयोग की भावना, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिट दी क्रोप्स। ठीक है, तो इसका आशय सामूहिक प्रयासों में तालमेल तथा परस्पर समझदारी से है। ठीक है, जो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, टीम के रूप में कर रहे हैं, तो अपना सबका सहयोग होना चाहिए उस कार्य के लिए। ठीक है, तो उससे क्या है, सेटिस्फेक्शन रहेगा, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ों के लिए जगह नहीं रहेगा। इससे कर्मचारियों में सुदृढ़ता आती है। ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं। इसे उचित संदेश वाहन एवं समन्वय से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठा के अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो सबका सहयोग, आपको सबकी सम्मति प्राप्त होगी। सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधक को कर्मचारी से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना। जैसे एक फैमिली होती है, उधर पे क्या है, हर मेंबर है, लेकिन जो क्या है वो हम मतलब पूरे एक रूप में जुटे रहते हैं। ठीक है, कि मैं से ज्यादा दूसरा एक व्यक्ति अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। उसी तरह संस्था में मैं से ज्यादा हम का प्रयोग करना चाहिए कि हम एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो संस्था के उद्देश्य उनको प्राप्त करेंगे। इससे समूह के 10 सदस्यों में पारस्परिक विश्वास एवं अपनेपन की भावना पैदा होती। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन रहेगा तो पारस्परिक विश्वास, सहयोग तो मिलेगा ही, एक दूसरे पे विश्वास रहेगा, झगड़ों को जगह नहीं मिलेगी, और सहानुभूति मतलब अपनेपन की, कि हम एक फैमिली टीम वर्क के रूप में अपनेपन समझने का मौका मिलेगा, उसकी भावना हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये थे 14 सिद्धांत के बारे में। तो
तो ये थे हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों के बारे में, जो किसी भी संस्था की सफलता की रीत है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, हमारे मूल्यों का भी विश्लेषण है, जो हर प्रयासों को, परिवर्तनों को सफलता में बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मोर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।